उसको टोटली हिंदी में बताने के लिए। तो आइए जानते हैं बिना समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। So here in the thumbnail you can see that the meaning of the psychology. So today we are going to study about the meaning of the psychology. ये आज के इस वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजी का जो रियल मीनिंग है, यानी जो उसका मतलब है, या आप कह सकते हैं उसका अर्थ क्या है। तो ये सारे डायग्राम्स या इमेजेस आप कह सकते हैं जो लिया गया है। हाँ, कल एक क्वेश्चन और था, उसमें बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। यहाँ देख लीजिए, जो साइकोलॉजी है यहाँ ज़रा सा ऊपर नीचे हो गया है, देख लीजिए। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से बना हुआ है। साइकी मतलब होता है स्पिरिट या सोल यानी आत्मा, और उसकी दूसरी पार्ट जो है लॉजी, जिसका मतलब लॉजी या आप लोगस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्टडी या रिसर्च करना। तो पहले ग्रुप के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये तर्क दिया कि साइकोलॉजी जो है एक साइंस है, एक विज्ञान है जो आत्माओं का अध्ययन करती है। क्लियर है? मतलब साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट्स है जो आत्माओं का अध्ययन करती है। लेकिन इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया। इट वॉज कंसिडर्ड एज वर्स्ट टर्म एंड वॉज क्रिटिसाइज सिवियरली इन द मिडिल एज, यानी मिडिल एज में इसको क्रिटिसाइज किया गया है। वॉज मतलब होता है क्लियर नहीं है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ये आत्माओं का अध्ययन करता है या माइंड का अध्ययन करता है। और वहाँ कई सारे और ऑब्जेक्शंस आए, जैसे कि आत्माओं का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उनका ना तो कोई वेट है ना ही वॉल्यूम है। तो इस तर्क के आधार पे इस डेफिनेशन को जो है इसे रिजेक्ट किया गया। उसके बाद कुछ और ग्रुप आए जिन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। कुछ साइकोलॉजिस्ट यानी जो ग्रुप थे वो कहे कि नहीं, साइंस ये एक विज्ञान है जो माइंड की अध्ययन करता है। देखिए यहाँ फिर ऑब्जेक्शन क्या है, तो 2 तरह के बिहेवियर होते हैं। एक ओवर्ट बिहेवियर कहा जाता है, दूसरा जो है इनवर्ट बिहेवियर कहा जाता है। ओवर्ट बिहेवियर मतलब आप खुद समझ लिए आउटर बिहेवियर, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि खेलना हुआ, कुछ देखना हुआ, हाथ मिलाना हुआ, ये सब ओवर्ट बिहेवियर में आता है। जब ये कहा गया कि साइकोलॉजी एक साइंस है जो माइंड की स्टडी करती है, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन आ गया कि ये ओवर्ट बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करती। इट डज नॉट इंक्लूड द ओवर्ट बिहेवियर लाइक वॉचिंग, शेकिंग द हैंड्स एंड द प्लेइंग। मतलब ये ओवर्ट बिहेवियर को इंक्लूड नहीं कर रहा है, जैसे हाथ मिलाना, खेलना, और ये सारे बिहेवियर को ये इंक्लूड नहीं करता है। मतलब जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो जिसके वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, जो ये ग्रीक टर्म है साइकी और लोगस। साइकी मतलब होता है आपका सोल या स्पिरिट, और लोगस जो होता है वो इसका मतलब होता है स्टडी और रिसर्च। देखिए आत्माओं का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको हम ना तौल सकते हैं ना नाप सकते हैं, यहाँ तक कि हम देख भी नहीं सकते, जिसकी वजह से इस डेफिनेशन को जो है कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, इसको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद आया साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। इसे रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि माइंड जो है, माइंड की जब हम स्टडी करते हैं तो इनमें केवल इनवर्ट बिहेवियर को ही इंक्लूड करते हैं, ओवर्ट बिहेवियर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओवर्ट बिहेवियर आपका वो बिहेवियर हो गया जो आप देख सकते हैं, जैसे खेलना हो गया, कुछ देखना हो गया। माउंटेन्स को मान लीजिए, कोई लड़का जो माउंटेन्स को देख रहा है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। क्लियर है?
अरे यार, ओवर्ट बिहेवियर मतलब वो बिहेवियर जिसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए आप खेल रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, उसको कोई देख तो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर होते हैं इनर बिहेवियर, जैसे इमोशन हो गया, फीलिंग्स आ गई, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, तो हैप्पीनेस हो गया या ऑनेस्टी हो गया। इसको हम देख नहीं सकते कि कितना ऑनेस्टी है आपके अंदर। अब बिहेवियर से आप शो कर सकते हो कि हाँ मैं ऑनेस्टी हूँ, लेकिन आपके अंदर अगर मैं कहूँ कि ऑनेस्टी को तौला जाए तो ऑनेस्टी को तौल नहीं सकते। क्लियर है? आगे देखिए, तो ये बता दिया गया, जिसमें बताया गया था कि ये स्टडी जो है माइंड का करता है, इट स्टडी अबाउट द माइंड, बट दिस इट वाज आल्सो रिजेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड आवर ओवर्ट बिहेवियर। क्लियर है? हाँ बताओ। जी हाँ, ओवर्ट बिहेवियर वही बिहेवियर है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको मेजर भी कर सकते हैं। अब मान लो अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हो, उसको देख तो सकते हैं। ये सब ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट और एक होता है इंट्रोवर्ट। ओवर्ट मतलब होता है, देखो ओवर्ट मतलब बिहेवियर मतलब ये समझ लो आउटर बिहेवियर, और इनवर्ट मतलब समझ लो आपकी इनर बिहेवियर। तो जो इसमें कहा गया था कि साइंस एज ए माइंड, साइकोलॉजी एज ए साइंस स्टडी ओनली द माइंड, इस डेफिनेशन में क्या हुआ था कि ये ओवर्ट बिहेवियर यानी आउटर बिहेवियर को नहीं इंक्लूड कर रहा था, उसकी कोई वेट नहीं थी, मेजरमेंट नहीं था। क्लियर है? Shall we move forward? Let us move forward. Now again it was told that the psychology is a science of consciousness. The consciousness here refers to your feeling, thoughts, awareness. देखो यहाँ क्या है बताएगी कि साइकोलॉजी जो है एक साइंस है, वो कॉन्शियसनेस की स्टडी करता है। यहाँ कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतन या जागरूक। आप कॉन्शियस मतलब होता है जागरूकता, यानी यहाँ वो रेफर्स करता है कि इंडिविजुअल की अवेयरनेस क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, मेमोरीज क्या है, फीलिंग क्या है, और उसके एनवायरनमेंट के आसपास क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें को ये स्टडी करता है। हाँ हाँ, कॉन्शियसनेस मतलब होता है जागरूक। लेकिन इसको भी रिजेक्ट किया गया, इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट किया गया। इसको इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि जो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मतलब ये ऑब्जेक्टिवली आपको नहीं स्टडी कर सकते हम, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी की फीलिंग, मेमोरीज और थॉट लेते हैं तो वहाँ एक पर्टिकुलर इंसान को लेते हैं, उसकी फीलिंग, अवेयरनेस और सेंसेशन ये सारी स्टडी करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है और ये लिमिटेड हो जाता है एक इंसान के प्रत्यक्ष मतलब इंसान के रिलेशन में। तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट किया गया। और दूसरी वजह ये थी कि ये एनिमल बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करता था। हाँ, कुछ बिहेवियर, कुछ ह्यूमन बिहेवियर को भी ये इंक्लूड नहीं करता था। क्लियर है? कॉन्शियसनेस मतलब हो गया आपका फीलिंग्स क्या है, आपकी अवेयरनेस। देखो कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक, कॉन्शियसनेस मतलब होता है जागरूकता। तब इससे रिलेटेड होती है कि इंडिविजुअल की अवेयरनेस क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, थॉट्स क्या है। मान लीजिए कोई इंसान है, वो बहुत ज़्यादा दुखित है, तो उस समय उसकी फीलिंग्स क्या आएगी, उसकी याददाश्त क्या। तो यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्टिवली हम लोग नहीं स्टडी कर पाते हैं, और यहाँ ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। और ये भी बताया गया था कि इसमें एनिमल बिहेवियर को इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ तक क्लियर है? ये तो माइंड के एग्जाम। उसके बाद आया साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। जो नेक्स्ट आई
जो नेक्स्ट डेफिनेशन देने की कोशिश की गई कि साइकोलॉजी जो है साइंस एक ऐसा विज्ञान है जो व्यवहार का स्टडी करता है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस of mind and behavior. It includes the consciousness and unconsciousness phenomena as well as feeling and the thought. It is an academic discipline of immense scope, crossing the boundaries between the natural and the social science. यानी जो नया ग्रुप आया उसने ये कहा, जो नई डेफिनेशन की साइंस है, साइकोलॉजी एक साइंस है जो व्यवहार को स्टडी करता है, इंसान के बिहेवियर को स्टडी करता है, माइंड को भी स्टडी करता है, जिसमें कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस भी इंक्लूड होते हैं। यानी इंसान अगर बेहोशी की अवस्था में उस समय भी वो स्टडी करता है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस होते हैं। इसे देखने के लिए आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान बीमार है और वो बेहोश होने की अवस्था में, तो उस समय भी उसकी कुछ मूवमेंट होती हैं जिसको हम नई टेक्निक्स के द्वारा मेजर करते हैं। यानी बेहोश होने की अवस्था में और जागरूक होने की अवस्था में दोनों में ही इसकी बिहेवियर को स्टडी की जाती है, फीलिंग्स को स्टडी की जाती है, थॉट की स्टडी करते हैं। क्लियर है यहाँ? जी हाँ, मतलब एक ऐसी साइंस है जो इंसान के व्यवहार को स्टडी करता है। या इंसान बेहोशी की अवस्था में रहता है तो भी उसकी स्टडी होती है, या जब वो जागरूक करता है, मतलब ये बेहोश नहीं रहता है, यानी तब भी इसकी स्टडी होती है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आया जो कि नेचुरल और द सोशल साइंस की जो बाउंड्रीज है उनको क्रॉस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए, यहाँ बिहेवियर जो है सब कुछ, मतलब ये इमेज के द्वारा ये दिखाया गया है किस तरह से इंसान जो अपनी चीज़ों को मेमोराइज करता है, थिंकिंग करता है, प्रोसेस उसकी होती है, उन सारे बिहेवियर को वो मतलब साइकोलॉजी स्टडी करता है। उसके बाद आ जाइए, ये तो समझाई दिया गया था, कॉमन डेफिनेशन है एकदम। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा साइंस है जो ब्रेन और बिहेवियर यानी दिमाग और बिहेवियर दोनों को स्टडी करता है। नहीं, तब वो चला जाएगा आपका न्यूरोलॉजिस्ट वाले में। मतलब इनर अगर आप ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहें पूरा अंदर डीपली, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये सारी चीज़ों की अगर स्टडी होती तो वो न्यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। यहाँ एक साइंस है जो बिहेवियर को ही स्टडी किया जाता है। नाउ द वेरियस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी थी पहले एज ए सब्जेक्ट ये नहीं निकला, लेकिन धीरे धीरे इसके कई सारे प्रिंसिपल्स बनने लगे। उसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए, मतलब एक ग्रुप ऑफ आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ द पर्सन होंगी जो अपनी अपनी व्यूज़ देते हैं इसके बारे में। इसको हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो एक ऐसे ग्रुप जिसको दिया गया था उन्ड के द्वारा, विलियम उन्ड और उनके जो शिष्य थे एडवर्ड टीचनर। उन्ड जो है यूज़ किए थे स्ट्रक्चरलिज्म को वर्ड एज ए वॉलंटरिज्म, और एडवर्ड टीचर जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड का, मतलब अंतर्मन से जो ये हम जनरलाइज करते हैं उसी को इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। उसके द्वारा इन्होंने ये टर्म दिया था कि मेजर कैसे किया जाएगा, और ये पहले स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी है। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये होता है कि मतलब इसे डिफाइन किया गया है कि ये सारे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करता है फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट, यानी जन्म से लेके आज की अवस्था तक जितने भी एक्सपीरियंस है को ये इंक्लूड करता है। इस स्कूल के थॉट जो हैं ये कहते हैं कि यहाँ सिंगल पार्ट मिलके एज ए होल बन जाता है, यानी होल बिहेवियर का फॉर्मेशन होता है। ये इस स्कूल के जो थॉट्स थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने ये कहा, इनकी जो व्यूज़ थी कि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो पार्ट्स होती है वो जाके एज ए होल
बिहेवियर में शो होता है। यस द स्मॉल द पार्ट्स दैट मेक्स द होल। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपकी पास जो व्हीकल्स हैं या जो गाड़ियाँ जो चलती हैं तो उसमें आप देखेंगे क्लच होगा, गियर होगा, उसके बाद मिरर होगा। तो ये सारी चीज़ें मिल के, जो इंजन है, ये सब चीज़ें मिल के आपकी एक गाड़ी बनती है। अगर इसमें से किसी एक कंपोनेंट्स को हटा दिया जाए या किसी एक पार्ट्स को हटा दिया जाए तो वो गाड़ी नहीं बन सकती, यानी वो आधी अधूरी गाड़ियाँ बन सकती है। सो दिस स्कूल ऑफ थॉट विच गिव द ह्यूज एम्फोसिस दैट the single and the small the experience that gives to the larger component. So that means the whole behavior. It studies the part of the behavior, then it moves toward the conclusion, that means the whole area. यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स की जो है स्टडी करता है, उसके बाद वो एक्चुअल बिहेवियर पे पहुंचता है। जैसे एक ट्री है, ट्री के जो पार्ट्स होंगे आपके, ब्रांचेस होगा, रूट्स होगा, फ्रूट्स होगा, ये सब सारे क्या आपके जो है इसके पार्ट्स हैं, और ट्री एज अ होल वो निकला। ऐसा क्लियर है जी हाँ। ये पार्ट स्टडी करते हैं, उसके बाद होल पे पहुंचते हैं। होल मतलब वो तो पूरा संपूर्ण आपकी। एडवर्ड टेंचर थे जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किए थे। क्लियर है, ये इमेज है किस तरह से यूज किया गया था। उसके बाद आ जाए फंक्शनलिज्म। हाँ जी हाँ, उसको संरचनावाद कहा। हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म को संरचनावाद कहा जाता है, जिसमें मतलब संरचना मतलब हो गया जैसे छोटे छोटे टुकड़ों पार्ट से हम होल पे पहुंचते हैं ना। पूरी जो हमारी टोटल जो है वो, मान लीजिए अगर इसमें कहा जाए कि ईट, अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें ईंटों को जोड़ेंगे, ईंट से उसके बाद पिलर्स यूज किया जाएगा, पिलर लगा के उसको किस तरह से घर बनाते हैं। तो एज अ होल जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको घर कहेंगे या हाउस कहते हैं हम। लेकिन उसको बनाने के समय कई कई छोटे छोटे पार्ट्स करके बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार मैजिक दे दिए कि पूरा घर बन गया। क्लियर। अब यहाँ देखो फंक्शनलिज्म, इट वाज गिवन। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ द थॉट जो है ये विलियम्स जेम्स के द्वारा दिया गया था, और इन्हें मॉडर्न फादर कहा जाता है, इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का। और फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट थे ये बेसिकली इम्पोर्टेंस देते थे फंक्शन को, मतलब क्या रूल करता है दैट पर्टिकुलर पार्ट्स। और दो इम्पॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड टॉक टू टीचर्स, और इसके सपोर्टेड थे जॉन डूवी। क्लियर है। ये देखिए इसमें जो होल्स है ना, एज ए होल जो ये मान लीजिए कोई आपकी व्हीकल्स हैं जो, उसमें क्लच के भी अलग फंक्शन होंगे, गियर के अलग फंक्शन होंगे, मिरर का जो है अलग फंक्शन। यानी इसमें जो होल एज ए होल जो कंपोनेंट्स बन के आया है, उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी फंक्शन क्या है ये स्टडी करता है, जिसको हम प्रकार्यवाद भी कहते हैं। क्लियर है। Yes, it is given here. The functionalism which focus on the attention on the utility and the purpose of the behavior that has been modified over the year of existence. That means the whatever the focus that has given and the behavior that has been modified over the years. What is the role of that part? जो रोल वो प्ले करता। क्लियर है। हाँ, दो इम्पोर्टेंट बुक इन्होंने लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी एंड टॉक टू टीचर्स। यस, ऑफ कोर्स इट वाज सपोर्टेड बाय जॉन डेवी। यहाँ नीचे मैंने लिखा होल पार्ट्स एंड द फंक्शन, दैट मीन्स एज ए होल जो कंपोनेंट या आपका घर जो बन गया है तो उसमें ईंटों का क्या रोल्स था,
या लकड़ी, जब हम खिड़कियाँ बनाते हैं तो कोई आयरन का खिड़की बनाता है, यानी रड यूज़ करके खिड़की बनाता है, तो कोई लकड़ियों के द्वारा ये खिड़की बनाता है जो विंडोज़ है। तो उसमें उस लकड़ी का क्या इम्पोर्टेंस है या उस विंडोज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी स्टडी की जाती है। ये सब जो है आपके घर के अंदर ही आएंगे। नाउ इज इट क्लियर? यहाँ देखिए, मान लीजिए अंडर आपके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर कई सारे आपके सब डिवीज़न होंगे। मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है। तो इस तरह के कई सारे मतलब आपके ग्रुप्स होंगे जिनकी एक पर्पस फंक्शन होगी। तो फंक्शनलिज्म में यही इम्पोर्टेंस दिया गया है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या है, ये रोल क्या प्ले करते हैं एज ए मेजर उसमें जो है। क्लियर है? एजुकेशन फील्ड में तो एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है ना, तो उसमें वो सारे एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्क करते हैं वो मतलब उस पार्ट्स के फंक्शन क्या, मतलब वो इम्पोर्टेंट इसको देते हैं कि उस पार्ट्स के जो फंक्शन है उसमें क्या इम्पोर्टेंस उसको दिया गया। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। माइनर से आपकी डिफरेंस स्ट्रक्चरलिज्म में जो होता है वो एज अ होल स्टडी की जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स से होल पे पहुंचते हैं। और फंक्शनलिज्म में एज अ होल से छोटे छोटे पार्ट्स में आते हैं, लेकिन पार्ट्स में भी फंक्शन को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। यही एक डेफिनेशन है। उसके बाद आता है गैस्ट्रल साइकोलॉजी। गैस्ट्रल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो मैक्स वर्दमियर के द्वारा दिया गया। ये एक जर्मन वर्ड है। गैस्ट्रॉल्ट मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐड करना, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना ताकि एक बड़ी ऑब्जेक्ट सबको मिल जाए। इस स्कूल के थॉट्स जो थे ये बिलीव करते थे कि ये ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को एज ए होल वो एनालाइज कर लेगा। और इनका ये भी मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े पार्ट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो जो पूरा है, संपूर्ण है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो उससे कम ही आएगा। मतलब यानी छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करेंगे तो वो टोटल से कम ही रहेगा। यस, इट वाज गिवन बाय द मैक्स वर्दमियर। और यहाँ एक इम्पोर्टेंस और दिया गया था कि यहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया, यानी ह्यूमन बिहेवियर की जो चेंजेस होती है वो एक्सपीरियंस के बेस पे चेंजेस होती है। और इसको सपोर्ट किया था कोलर साहब ने, जो जिनकी फेमस थ्योरी है लर्निंग की, और कोफका जिनको हम जानते हैं मेमोरी के लिए। उसके बाद देखिए बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ थॉट है। और बिहेवियरिज्म मतलब होता है व्यवहारवाद। और इसको इस्टेब्लिश किया था जे.बी. वाटसन ने, और उन्हें फादर भी कहा जाता है बिहेवियरिज्म। और इस स्कूल के जो थॉट थे, इनके हिसाब से क्या था कि जो व्यवहार है, यानी जो भी बिहेवियर है, वो लर्न किया जाता है एनवायरनमेंट के द्वारा। आसपास के जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके द्वारा हम लर्निंग करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा अगर कोई कंडीशन दे दिया गया तो उस हिसाब से हम उसे लर्न करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया गया था यहाँ बिहेवियर को मेजर करने के लिए या अपने स्टडी पर्पस के लिए। सपोर्टर्स थे B.F. स्किनर साहब, एडविन गुथ्री, एडवर्ड टोलमैन और क्लार्क हल, और कई सारे थे। जी हाँ, इस स्कूल के थॉट्स के हिसाब से, मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट मतलब ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देते थे, जिसके हिसाब से मतलब हम आसपास के एनवायरनमेंट से हम बहुत कुछ सीखते थे या लर्न करना चालू कर देते थे। या कहीं कहीं कुछ ऐसी कंडीशन दे दी जाती थी, यानी कुछ ऐसा सिचुएशन बनाया जाता था कि उस हिसाब से हम लर्निंग कर सकें। क्लियर है? Okay, next come to psychoanalytic school of thought. It was given by the Sigmund Freud.
This school of thought emphasized that the influence of the unconscious mind on the behavior. Freud believed that the human mind was composed of the three elements: id, ego and superego. देखिए इस स्कूल का जो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ जो थॉट थे, ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। इस स्कूल के थॉट्स में जो है ह्यूज एम्फसाइज दिया गया था, मतलब बताया ये गया था कि अनकॉन्शियस माइंड यानी अनचेतन जो माइंड की है उसकी बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दिया गया था, यानी जो बेहोशी वाली अवस्था में है उस बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। और फ्रेड जो कि ये मानते थे कि ह्यूमन माइंड जो है वो तीन एलिमेंट्स से कंपोज है, जिसको हम ईड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ईड हो गया मतलब आपकी बेसिक नीड्स से रिलेटेड, ईगो हो गया मतलब आपकी रियलिटी, और सुपर ईगो हो गया मतलब मोरल जजमेंट के जो आप जजमेंट। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और अचानक आपकी भूख बढ़ गई, यानी आगे अगर खाना आ गया तो उसको देख के और ज़्यादा भूख बढ़ गई, तो ये आपका ईड हो गया, यानी बेसिक नीड्स जो है वो ईड हो गया। लेकिन ईगो जो है वो आपको रियलिटी के हिसाब से शो कराएगा, जिसके हिसाब से मतलब कि नहीं, आप नहीं खा सकते क्योंकि आप एक मीटिंग में हैं। दैट मीन्स हाउ टू डील विद द पर्टिकुलर सिचुएशन, that is your ego. And in the case of the super ego, it's give you the morals and the judgment, मतलब ये जजमेंट दे देगा उस बिहेवियर के लिए। क्लियर है? यहाँ देखिए ईट दिया है मतलब किसी तरह ये खाना को देखते हैं, खाने की इसकी इच्छा होती है, लेकिन ईगो इसको कहता है कि नहीं, आप नहीं खा सकते क्योंकि आप एक मीटिंग में हैं। और सुपर ईगो ये कहता है कि एक लॉजिक बताता है, सुपर ईगो जो है आपकी एक लॉजिक बताता है कि क्यों आप ये काम नहीं कर सकते। यहाँ इसलिए दिया गया नहीं कर सकते क्योंकि आप एक मीटिंग में हैं। Yes, in the case of the id, that means you whatever the desire that arises in you, it wants to know, it wants to fulfill your desire. Suppose ईड की और कॉमन एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप किसी मीटिंग में नहीं है, मीटिंग में वाली जो मैं एग्जांपल दे दिए, मान लीजिए आपके सामने खाना आ गया और आपके घर में कुछ मेहमान आ गए, तो वहाँ हम देखेंगे कॉमन बिहेवियर क्या होता है कि हम पहले मेहमानों को खाना देते हैं, ना कि पहले ही खाना चालू कर दें। लेकिन डिज़ायर वहाँ हमारी ये भी अराइज होती है कि हम खाना जो है भूख लगती है तो हम वहाँ, तो जो बेसिक नीड्स है वो हमारी ईड हो गई। यस, ईड दैट इज़ रिलेटेड टू योर बेसिक नीड्स, एंड ईगो दैट इज़ रिलेटेड टू योर रियल सिचुएशन, हाउ टू डील विथ it, whatever the desire that arises in you. And your super ego, it gives the logic behind that why you can't do this activity. Clear? Now next come to the humanistic school of thought. It was given by Abraham Maslow, who is the leading architect of the humanistic psychology. According to it this school of the thought, which arises because of the psychoanalysis and the behavior thought that school of the thought, and it focus on the individual free will and the growth to acquire the self actualization. And this school of the thought which focus on the helping the people to achieve and fulfill their potential. ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ द थॉट जो है, इस स्कूल के जो थॉट्स थे अब्राहम मैस्लो साहब, उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल को इतना फ्रीडम दे दिया जाए कि वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है अचीव कर सके। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम मैस्लो साहब की थ्योरी, जो हम हायरार्की नीड्स की जो थ्योरी है उसको जो हम स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है इमेज के द्वारा, मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, सबसे पहले उसकी आती है साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब ब्रीथिंग चाहिए, खाना चाहिए, पानी, ये इसकी बेसिक नीड्स है। जब ये सारी चीज़ें उसकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद सेफ्टी पे आता है इंसान की, मतलब उसको सुरक्षा चाहिए। उसके बाद लव और बिलोंगिंगनेस, मतलब कौन मेरा है कौन तेरा है, डिवीजन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर कुछ अचीव कर लिया तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो दूसरे लोगों से भी तुलना करता है। और लास्ट में आती है उसकी मॉरलिटी, मतलब किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम अगर आसपास है तो कैसे उससे सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है?
जाहिर सी बात है जब हमारी साइकोलॉजी